23 जुलाई 2024 को बजट 2024 पार्लियामेंट में पेश किया गया और बाद में इसे कुछ रद्दोबदल करके कुछ अमेंडमेंट करके इसको पास भी कर दिया गया। आज जो बजट पास हुआ उस बजट में एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि इसमें कैपिटल गेन में काफ़ी बदलाव हुए। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों के टैक्स में चेंज हो गए। यदि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को सिंपल भाषा में ट्रांसलेट करें तो ये डिपेंड करता है होल्डिंग पीरियड पर, और होल्डिंग पीरियड अब दो ही रही, इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स के लिए 12 महीने और इसके अलावा जितने भी कैपिटल एसेट्स हैं उसके लिए होल्डिंग पीरियड 24 महीने। यदि होल्डिंग पीरियड से अधिक आप एसेट्स को होल्ड करते हैं और उसको डिस्पोज करते हैं तो जो भी गेन होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, और यदि होल्डिंग पीरियड तक या होल्डिंग पीरियड से कम एसेट्स को आप होल्ड करके उसके बाद उसे डिस्पोज करते हैं तो उसमें जो गेन होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। और आज हम चर्चा करेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के पर्सपेक्टिव में। और यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको हुआ तो बिना इंडेक्सेशन बेनिफिट का आपको 12.5% का टैक्स आपको देना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पे यदि कहें कि हमने कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी 2015 में 15 लाख में खरीदी और 23 जुलाई 2024 या उसके बाद हमने उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज की और डिस्पोजल जो नेट कंसिडरेशन था वो 25 लाख था। इसका मतलब सिंपल शब्दों में कैपिटल गेन जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ वो 10 लाख हुआ और 10 लाख का 12.5% मतलब 1,25,000 हमें टैक्स चुकाने पड़ेंगे। आज हम चर्चा करेंगे इसी बात पे कि यदि हमने लैंड, कमर्शियल प्रॉपर्टी, दुकान, ऑफिस, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी हम सेल करते हैं और उस पर जो कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो क्या कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि हम उस पर लगने वाले टैक्स को या तो जीरो कर दें या काफ़ी हद तक कम कर दें। S1 टैक्समैन के नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यदि आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू एडिशन होता है इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट करके जो पूछना हो, कुछ क्वेरी जो वो भी पूछें, कोई अच्छा लगा हो ये भी बताएं। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में बेल आइकन है उसको पुश करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। और कमेंट बॉक्स में न्यू सब्सक्राइबर लिखें ताकि हमें ये पता लग सके कि आप हमारे न्यू सब्सक्राइबर हैं। मेरा नाम DM झा है। जैसे कि पहले हमने चर्चा की कि यदि आप कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, लैंड, ऑफिस, दुकान यदि सेल करते हैं तो इस पे हुए कैपिटल गेन पे एग्जम्पशंस के लिए दो व्यवस्था हैं। पहली व्यवस्था है इनकम टैक्स ने दी हुई है जो मेंशन्ड है अंडर सेक्शन 54 EC। 54 EC में ये व्यवस्था दी गई है कि यदि कैपिटल गेन अप टू ₹50 लाख आप किसी स्पेसिफिक बॉन्ड्स जैसे NHI या REC या PFC इस तरह के किसी जो स्पेसिफाइड बॉन्ड्स होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करता है समय समय पर, उसमें यदि इन्वेस्ट करते हैं तो जितना आप इन्वेस्ट करेंगे मैक्सिमम लिमिट अप टू द 50 लाख आपको उस कैपिटल गेन पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा, वो एग्जेम्प्टेड के कैटेगरी में आएगा। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस हैं कि जिस दिन आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्रिएट हुआ, एक चीज़ और बता दूं, ये सारी बातें जो एग्जम्पशंस मिल रही हैं हमें केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में ही मिल रही हैं। तो जिस दिन आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्रिएट हुआ उसके 6 महीने के अंदर आपको इन स्पेसिफिक बॉन्ड्स में यदि इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये सुविधा मिलेगी। यदि 6 महीने एक्सपायर कर गए उसके बाद इन्वेस्ट करते हैं तो ये एग्जम्पशंस आपको नहीं मिलेगा। अब सवाल ये है कि 6 महीने आज हमारा कैपिटल गेन क्रिएट हुआ और हमें समय दिया गया है, टाइम लिमिट दिया गया है 6 महीने का। इस बीच 6 महीने पैसे हम कहाँ रखेंगे, उसकी क्या व्यवस्थाएं होती है। इस बीच आप या तो ऑर्डिनरी रेगुलर सेविंग अकाउंट में पैसे को पार्क कर सकते हैं और यदि आप चाहें तो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में भी इसको रख सकते हैं। और जब आपको REC बॉन्ड में या स्पेसिफिक बॉन्ड्स में आपको इन्वेस्ट करना हो तो उससे पैसे निकालें, चाहे आप कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम्स में रखे हुए तो उससे या रेगुलर सेविंग में रखें तो उससे कहीं भी रख सकते हैं, इसमें कोई आपको रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। ये जो स्पेसिफिक बॉन्ड्स जो आप परचेस करेंगे इसकी लॉक इन पीरियड 5 ईयर्स है और इसमें जो आपको इंटरेस्ट पेएबल होगा वो टैक्सेबल होगा। दूसरी व्यवस्था मेंशन की गई है इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 54F में। इस सेक्शन में ये व्यवस्था दी गई है कि जो भी आपका नेट सेल कंसिडरेशन होता है उसको यदि न्यू रेजिडेंशियल हाउस में आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको टोटल कैपिटल गेन पे एग्जेम्पशंस मिलेगा। फ्रेंड्स ये जान लें, मैंने 54 इसी में कहा था जहाँ स्पेसिफिक बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं वहाँ के कैपिटल गेन आपको इन्वेस्ट करना होगा तब आपको एग्जेम्पशंस मिलेंगे। लेकिन सेक्शन 54F में
आपको पूरे के पूरे नेट कंसीडरेशन आप इन्वेस्ट करेंगे तभी आपको पूरी एग्जेम्पशंस मिलेंगी, वो भी न्यू रेजिडेंशियल हाउस में। अब जब न्यू रेजिडेंशियल हाउस की बातें होती हैं, ये दो तरह की हो सकती है, या तो एक रेडी टू मूव हो सकती है या आपको मकान बनवाना हो। यदि रेडी टू मूव हाउस खरीदने, फ्लैट विला या कुछ खरीदने के उसमें हैं, तो आपको जिस दिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्रिएट हुआ उसके 2 वर्षों के अंदर आपको फ्लैट या विला परचेज करना पड़ेगा, या जिस दिन आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्रिएट हुआ उसके 1 वर्ष पहले तक भी यदि आपने कोई नई हाउस खरीदी थी तो वो भी माना जाएगा। उस हिसाब से भी आपको उसमें जो इन्वेस्टमेंट किया था आपने वो भी एग्जेम्प्टेड होगा, अब माना जाएगा कि वो कैपिटल गेन इसी का है। यदि हम कंस्ट्रक्शन की बातें करें तो जिस दिन आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्रिएट हुआ उसके 3 वर्षों के अंदर मकान बनाना जरूरी है। दूसरी कंडीशन से दूसरी शर्तें हैं कि जिस दिन आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्रिएट हुआ और यदि आप चाहते हैं कि सेक्शन 54F के अंदर एग्जेम्पशंस मिले तो आपको उस दिन एक घर से अधिक आपके नाम नहीं होना चाहिए। यदि आपके नाम एक से अधिक घर है तो ये एग्जेम्पशंस आपको नहीं मिलेगा। एक और शर्तें हैं इसमें कि यदि कैपिटल गेन 2 करोड़ या उससे कम होता है तो आप एक न्यू रेजिडेंशियल हाउस के बदले 2 न्यू रेजिडेंशियल हाउस परचेज कर सकते हैं और एग्जेम्पशंस पा सकते हैं। और यदि आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ रुपए से अधिक है तो आपको एक ही न्यू रेजिडेंशियल हाउस में इन्वेस्टमेंट करना होगा। इसमें एक और शर्त है कि जो मकान आपने या तो बनवाया या परचेज किया और आपने एग्जेम्पशंस लिया उसको अगले 3 वर्षों तक आप सेल नहीं कर सकते, और यदि आप उसको 3 वर्षों के अंदर सेल कर देंगे तो जो भी एग्जेम्पशंस आपको मिले थे वो रिवोक हो जाएगी और जिस ईयर में आपने नए रेजिडेंशियल हाउस को सेल किया उसके कैपिटल गेन पे आपको अप्लीकेबल टैक्स देना पड़ेगा। अब समस्या ये होती है कि जैसे मैंने कहा कि नेट कंस्ट्रक्शन पूरा का पूरा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको पूरे कैपिटल गेन पे एग्जेम्पशंस मिलेगा, लेकिन ये भी हो सकता है कि आप नेट कंसिडरेशन का पार्ट अमाउंट न्यू रेजिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट करना चाहें तो उस परिस्थिति में क्या होगा। उस परिस्थिति में फॉर्मूला है कि कितने कैपिटल गेन पे एग्जेम्पशन मिलेगा। उसके लिए फॉर्मूला है एग्जेम्पशन इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट इन्वेस्टेड इन न्यू रेजिडेंशियल हाउस अपॉन नेट कंसिडरेशन। नेट कंसिडरेशन का यह मतलब कि जो सेल कंसिडरेशन है और उसमें जो आवश्यक खर्चे हुए हैं वो माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो नेट कंसिडरेशन होगा, और इस फॉर्मूले से हम ये निकाल पाएंगे कि हमें कितने कैपिटल गेन पे एग्जेम्पशंस मिलेगा। फ्रेंड्स, ये 2 व्यवस्थाएं बताई हमने, हो सकता है कि इससे आपको कोई कन्फ्यूजन हो, तो इसके लिए मैं इसको एक लाइव एग्जाम्पल देके मैं इसको स्पष्ट करना चाहूँगा ताकि मैं अपने व्यूअर्स को जो कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ वो ठीक ढंग से हमारे व्यूअर्स को कम्युनिकेट हो जाए। इस एग्जाम्पल में हमने माना कि वर्ष 2015 में हमने कोई ऑफिस प्रॉपर्टी या कमर्शियल प्रॉपर्टी 5 करोड़ रुपए में परचेज की थी और 23 जुलाई 2024 या उसके बाद किसी भी दिन हमने इसको 18 करोड़ रुपए में डिस्पोज कर दी। तो इस हिसाब से देखते हैं कि हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 13 करोड़ का हुआ। अब जैसे मैंने पहले चर्चा की थी कि इस 13 करोड़ पे हम चाहते हैं कि या तो टैक्स जीरो हो जाए या कम से कम टैक्स लगे। सामान्य अवस्था में यदि हम कुछ इन्वेस्टमेंट ना करें तो इस 13 करोड़ में जो हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा वो 1,62,50,000 रुपये हो जाएंगे। तो सबसे पहले इस 13 करोड़ में से इस 13 करोड़ का कैपिटल गेन और टोटल कंसिडरेशन हमें 18 करोड़ मिले हैं, तो उस 18 करोड़ रुपए में से 50 लाख रुपए हम सेक्शन 54 EC के अंतर्गत REC बॉन्ड या NHI बॉन्ड या कोई भी स्पेसिफिक बॉन्ड जैसी चर्चा की थी उसमें हम इन्वेस्ट कर देते हैं। तो हमें 13 करोड़ का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से 50 लाख का जो एग्जेम्पशंस मिलेगा वो सेक्शन 54 EC में इन्वेस्ट करने से मिल जाएगा, और उसमें इन्वेस्टमेंट करने के बाद हम देखते हैं कि हमारा टोटल रिमेनिंग जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ वो 12 करोड़ 50 लाख बच गए, और जो नेट कंसिडरेशन हमारे पास पैसे रहे वो 18 करोड़ में से 50 लाख इन्वेस्ट कर दिया तो 17 करोड़ 50 लाख रुपए बचे। अब हमें यह करना है कि दूसरी व्यवस्था सेक्शन 54F में जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं भी मैं लेना चाहता हूं, और यदि वो 17 करोड़ 50 लाख रुपए हम न्यू रेजिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट कर दें तो हमें टोटल एग्जेम्पशंस मिल जाएंगे। लेकिन इसमें एक व्यवस्था ये है कि सेक्शन 54F के अंदर हम 10 करोड़ रुपए से
अधिक का कैपिटल गेन पे एग्जाम्पशंस नहीं मिलता, ये मैक्सिमम लिमिट 10 करोड़ रुपए ही है। तो यदि हम 17 करोड़ 50 लाख जो रुपए हमारे पास नेक्स्ट कंसेशन बचे हुए वो पूरे के पूरे इन्वेस्ट कर दें, इस इन्वेस्ट करने के बावजूद यदि हम सोचेंगे कि 12.5 करोड़ जो रिमेनिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो बच जाएगा, जनाब ऐसा नहीं होगा, बिकॉज इसकी मैक्सिमम लिमिट 10 करोड़ रुपए ही है। सो हमें 2.5 करोड़ रुपए पर तो टैक्स देना ही पड़ेगा, और 2.5 करोड़ पे आज के जो टैक्स रेट है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के, उसके रेट के हिसाब से 31,25,000 रुपये आपको टैक्स पे करने पड़ेगा। अब आपके सामने समस्या ये आती है कि यदि हमें सेक्शन 54F में केवल 10 करोड़ तक ही टैक्स यदि एग्जाम्पशन यदि मिलेगा, तो पूरे के पूरे 17 करोड़ 50 लाख रुपए मैं क्यों न्यू रेजिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट कर दूं? तो हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि मैक्सिमम लिमिट जो 10 करोड़ है उस कैपिटल गेन पे एग्जाम्पशन पाने के लिए हमें कितना अमाउंट न्यू रेजिडेंस हाउस में इन्वेस्ट करना होगा। बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट जो बचेंगे हमारे पास, वो हम अपने हिसाब से कहीं अपने अपने बेहतर एवेन्यूज में इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए जो हमने फॉर्मूला बताया था कि एग्जाम्पशन इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनटू अमाउंट इन्वेस्टेड इन न्यू रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अपॉन नेट कंसिडरेशन, और यहां हम देखते हैं कि 10 करोड़ का एग्जाम्पशन पाने के लिए 10 इज इक्वल टू 13 इंटू अमाउंट इन्वेस्टेड, जिसको मैंने x माना है, अपॉन 18, और इसको यदि कैलकुलेट करते हैं तो ये 13 करोड़ 85 लाख रुपए आते हैं। इसका मतलब यदि 13 करोड़ 85 लाख रुपए न्यू रेजिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट कर देंगे तो आपको पूरे 10 करोड़ का सेक्शन 54F के अंदर एग्जाम्पशंस मिल जाएगा, और टोटल एग्जाम्पशंस जो मिले आपको 10 करोड़ के एग्जाम्पशंस मिले आपको सेक्शन 54F में, और 50 लाख रुपए जो RAC बॉन्ड में सेक्शन 54EC के अंदर आपने इन्वेस्ट किया था, तो सब मिला के टोटल एग्जाम्पशन 10 करोड़ 50 लाख रुपए तक का मिल के, और रिमेनिंग अमाउंट जो बचा आपके पास 5 लाख रुपए आपने RAC बॉन्ड में लगाए थे, और 13 करोड़ 85 लाख रुपए आपने न्यू रेजिडेंशियल हाउस में लगाए थे, तो कुल इन्वेस्टमेंट जो हुआ आपका वो 14,35,000 हुआ, और टोटल कंसिडरेशन आपका 14 करोड़ 35 लाख हुए, और टोटल जो नेट कंसिडरेशन जो मिले थे वो 18 करोड़ थे। तो 18 करोड़ में से यदि 14 करोड़ 35 लाख यदि माइनस कर दें तो यह 3 करोड़ 65 लाख रुपए आपके पास हो जाएंगे। इस हिसाब से हम देखते हैं कि आपको पूरे 10 करोड़ 50 लाख पे कैपिटल गेन पे एग्जाम्पशंस मिले, उसके बाद आपके पास 3 करोड़ 65 लाख रुपए और बचे हुए। इसको आप अपने हिसाब से जो आपका मनपसंद एवेन्यूज है, मनपसंद एसेट्स है, वहाँ इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इस हिसाब से यदि हम दोनों ही सेक्शन का फ़ायदा लें तो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, कोई दुकान हो, कोई लैंड हो, कोई प्लॉट हो, इस पर यदि हम कैपिटल गेन 10 करोड़ 50 लाख तक मिलता है तो हम आसानी से फुल एग्जाम्पशन, या हम कह सकते हैं इस पर टैक्स जीरो कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि सामान्य अवस्था में 13 करोड़ पे 12.5% के हिसाब से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हमें 1 करोड़ 62,50,000 रुपये देने पड़ रहे थे, जबकि सेक्शन 54EC में 50 लाख और सेक्शन 54F में 10 करोड़ का एग्जाम्पशन लेके हमें रिमेनिंग 2.5 करोड़ के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे हमें 12.5% के हिसाब से 31,25,000 रुपये ही टैक्स देने पड़ रहे हैं। थैंक यू।